अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक स्लाइड सा कंपैरिजन किया था बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल एंड प्रैक्टिकल ऑप एम्प कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो आज हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को इन डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ओपन लूप गेन क्या है इन केस ऑफ आइडियल और इन केस ऑफ रियल। तो ओपन लूप गेन क्या होता है कि जब हम किसी किस्म का फीडबैक जो है वो इस्तेमाल नहीं करते। यानी अगर ये हमारे पास एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, उसकी ये एक इनपुट है इन्वर्टिंग, ये नॉन इन्वर्टिंग, ये आउटपुट, और अगर हमने ये एक रजिस्टर इस्तेमाल किया है उसकी इनपुट को आउटपुट में फीडबैक करने के लिए, तो ये क्लोज लूप गेन होगा इस सूरत में। लेकिन अगर हमने किसी किस्म का फीडबैक इस्तेमाल नहीं किया, यानी हमने जो रजिस्टर है वो नहीं लगाया, तो फिर हमारा जो गेन होगा इट विल बी ओपन लूप गेन। तो ओपन लूप गेन जो प्रैक्टिकली जो आइडियली होता है वो हम उसको इन्फिनिट लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू जो बहुत ज़्यादा होती है और वो इट इज़ इन टर्म्स ऑफ इन सेवरल थाउजेंड्स। तो राउंड अबाउट जो है 10⁵ की टर्म्स के अंदर जो है ये होता है। तो आइडियली इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू जो है वो थाउजेंड्स के अंदर होती है। तो अब हम बात करते हैं इनपुट इम्पिडेंस की। तो इनपुट इम्पिडेंस क्या होती है, तो ये हम सर्किट को जो है वो डिज़ाइन करके देख लेते हैं दोबारा कि अगर ये हमारा जो है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है और ये उसका इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल है और ये नॉन इन्वर्टिंग है, तो फिर इन दोनों के दरमियान जो रेजिस्टेंस होगी उसको जो है वो हम इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो कहते हैं। तो आइडियली इसकी जो इनपुट इम्पिडेंस है उसकी वैल्यू हम लेते हैं इन्फिनिट, यानी हम इसको जो है वो ओपन सर्किट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ओपन सर्किट होगा। लेकिन प्रैक्टिकली इसकी जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिट नहीं होती। इसकी जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिट नहीं होती, बल्कि कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू जो है वो लेस दैन इन्फिनिट जब होती है। यानी सर्किट जो है आप ये कह लें कि ये ओपन सर्किट नहीं होता। यहाँ पे है रेजिस्टेंस जो है रियल प्रैक्टिकल एम्पलीफायर में हमें यहाँ पे लगानी होती है, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और जनरली इसकी जो वैल्यू है वो 1 मेगा ओम के राउंड अबाउट होती है। और अगर हमने जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसको डिज़ाइन किया हुआ है यूजिंग फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर्स, तो फिर इसकी जो वैल्यू होती है वो सेवरल हंड्रेड मेगा ओम्स के अंदर होती है। तो आइडियली जो हमारी इनपुट इम्पिडेंस है इसकी वैल्यू इनफिनिट होती है, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू जो है वो 1 मेगा ओम या 100 मेगा ओम्स के राउंड अबाउट होती है। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट पे चलते हैं, आउटपुट इम्पिडेंस। तो आउटपुट इम्पिडेंस क्या है और इसको हमने कहाँ पे इस्तेमाल किया था, जब हमने बात की थी कि हमारे पास एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है आइडियल, तो उसका हमने इक्विवेलेंट जो था वो डायग्राम बनाया था। तो उसमें ये उसकी आइडियल की जो थी वो इन्वर्टिंग इनपुट, और ये था जी वो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, और ये जो है हमारे पास उसकी आउटपुट टर्मिनल है। और यहाँ पे
हमने वोल्टेज सोर्स लगाया और इसको हमने रिप्रेजेंट किया था ए वी और वी आई एन इक्विवेलेंट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसको देखा था और ये इसका जो है वो टर्मिनल ग्राउंडेड दूसरा जो हो गया था। तो अब यहाँ पे हमने किसी किस्म की जो रेजिस्टेंस जो है वो नहीं लगाई थी। उसका मतलब ये है क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है, यहाँ रेजिस्टेंस थी वो सीरीज़ में होनी चाहिए थी, लेकिन वो एक्चुअली आइडियली उसकी जो वैल्यू है आउटपुट इम्पीडेंस की वो ज़ीरो होती है। तो हमने इसको जो है एक शॉर्ट से जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली इसकी आउटपुट इम्पीडेंस जो है वो कुछ ना कुछ होती है। तो इसलिए हम इसको शॉर्ट से नहीं बल्कि एक रजिस्टर जो है उससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अब यहाँ पे एक प्रैक्टिकली हम क्या करेंगे, इसको एक रजिस्टर से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। यानी यहाँ पर जो था वो एक रजिस्टर होना चाहिए और इसकी जो वैल्यू होती है वो कम होती है और ये अराउंड अबाउट जो है 1 ओहम या 2 ओहम के अराउंड अबाउट होती है। बहुत स्मॉल इसकी वैल्यू होती है और इसी वजह से इसका आउटपुट वोल्टेज के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होता। और अब हम बात करते हैं बैंडविड्थ की। तो प्रैक्टिकली जो मेरा लास्ट लेक्चर है उसके अंदर मैंने बात की थी कि बैंडविड्थ होती क्या है। तो अगर हम उसकी ग्राफ की बात करें तो आपको याद होगा कि हमने इस तरफ फ्रिक्वेंसी प्लॉट की थी, इस तरफ उसका जो वोल्टेज गेन है वो प्लॉट किया था किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए, और हमारे पास इस तरह का जो ग्राफ है वो आता है। तो वो रेंज जहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी रेंज जहाँ पे हमारा जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट रहती है, उस फ्रीक्वेंसी रेंज को हम नाम देते हैं बैंडविड्थ। यानी उसकी जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है या कोई भी एम्पलीफायर है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो रिलायबल है। फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से हमारे वोल्टेज गेन की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती। तो उस फ्रीक्वेंसी रेंज को हम नाम देते हैं बैंडविड्थ। और ये बैंडविड्थ की वैल्यू आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए इन्फिनिट थी, लेकिन इन्फिनिट तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसकी जो वैल्यू है प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर की वो इन्फिनिट तो नहीं होती, लेकिन ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। द बैंडविड्थ ऑफ प्रैक्टिकल एम्पलीफायर इज ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन इज़ वेरी स्मॉल बाय एप्लीकेशन ऑफ नेगेटिव फीडबैक। यानी जब हम नेगेटिव फीडबैक जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो फिर इसकी वैल्यू जो है वो डिज़ायर्ड वैल्यू तक जो है वो इंक्रीज़ की जा सकती है। जी, अब हम बात करते हैं हमारी जो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है। तो पहले हम सबसे ये देखते हैं कि इनपुट ऑफसेट वोल्टेज से मुराद क्या होती है। वेन एवर बोथ इनपुट टर्मिनल्स ऑफ द ऑपरेशन एम्पलीफायर आर ग्राउंडेड, यानी जब उसके दोनों जो टर्मिनल्स हैं वो ग्राउंडेड होते हैं आइडियली, द आउटपुट वोल्टेज शुड बी ज़ीरो। क्योंकि अगर उसकी इनपुट ज़ीरो है तो आउटपुट जो है वो भी ज़ीरो होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। In this condition, the practical operation amplifier shows a small non-zero output voltage। यानी इसमें क्या है कि हमारी इनपुट तो वैल्यू इनपुट वोल्टेज तो ज़ीरो होती है, लेकिन आउटपुट जो है वो ज़ीरो नहीं होती। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि आउटपुट वोल्टेज को ज़ीरो करते हैं बाय अप्लाइंग सम वोल्टेज एट द इनपुट, जैसा कि नीचे डायग्राम में आपको नज़र आ जाएगा, वो हम देखते हैं। अब ये देखें कि यहाँ पे ये हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर है और इसको जो है वो हमने यहाँ पे भी ग्राउंड कर दिया, इधर भी ग्राउंड कर दिया। तो जब हम प्रैक्टिकली वोल्टेज की वैल्यू जो है वो देखते हैं आउटपुट पे, तो वो हमारे पास कुछ ना कुछ यहाँ पे आप नीडल की पोजीशन से देख सकते हैं कि इसकी वोल्टेज जो है वो ज़ीरो नहीं है। तो इसकी रिलायबल परफॉर्मेंस के लिए डेफिनेटली जो वोल्टेज की वैल्यू है वो ज़ीरो होनी चाहिए।
तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि किसी एक इनपुट के ऊपर हम एक वोल्टेज जो है वो अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वैल्यू जो है मिली वोल्ट्स के अंदर होती है। तो ये वोल्टेज जो होता है, जो हमारी इनपुट ऑफसेट वोल्टेज आ रही होती है, उसको कैंसिल आउट करने के लिए, चूँकि इन दोनों का बिहेवियर जो एक दूसरे के अपोजिट है डिफरेंशियल ऑपरेशन की वजह से, तो फिर यहाँ पर हम एक मखसूस वोल्टेज अप्लाई करते हैं जिसको हम इनपुट ऑफसेट वोल्टेज का नाम देते हैं। यानी आउटपुट वोल्टेज को ज़ीरो करने के लिए किसी एक टर्मिनल के ऊपर जो आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसको हम इनपुट ऑफसेट वोल्टेज कहते हैं। तो इसमें फिर ये होता है कि हमारी जो आउटपुट वैल्यू होती है वो इन दी एब्सेंस ऑफ एनी सिग्नल उसकी वैल्यू भी ज़ीरो हो जाती है, और हमें जो उसकी आउटपुट है उसके ऊपर फॉर ज़ीरो इनपुट सिग्नल आउटपुट भी ज़ीरो मिलती है। तो जितनी वैल्यू हम इसको ज़ीरो करने के लिए अप्लाई करते हैं इनपुट पे, उसको हम नाम देते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो अब हम बात करते हैं इनपुट बायस करंट की। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि अगर सेम नंबर के हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हों, तो उनकी जो अ, बेशक सेम मैन्युफैक्चरर हो, उनका सेम उनका नंबर हो, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ किसी हद तक जो है वो मिसमैच मौजूद होता है। तो उस मिसमैच की वजह से जब हम उनको बैलेंस्ड जो थी वो पावर सप्लाईज देते हैं, तो हमारी जो करंट हैं वो उनकी मिसमैच की वजह से कुछ ना कुछ करंट जो है उनकी इनपुट पे मौजूद होती है। तो उसकी वजह से, सॉरी ये नेक्स्ट पे आना था, तो उस वजह से फिर जो है हमें आउटपुट वोल्टेज जो है वो, और सॉरी आउटपुट करंट जो है वो मिलना शुरू हो जाती है। चलिए इसको हम यहाँ पे देखते हैं। फॉर आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर नो करंट फ्लोज इनटू द इनपुट टर्मिनल्स, क्योंकि उनकी आइडियली जो हमारी इनपुट इम्पिडेंस है उसकी जो वैल्यू है वो इन्फिनिट ली जाती है, सर्किट जो है वो ओपन लिया जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है उसमें कुछ ना कुछ करंट जो है मौजूद होती है, दैट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁶ और 10⁻⁻14 तो अब ये करंट जो है वो कहाँ से आती है? जैसे कि अभी हमने बात की है कि प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एग्जैक्ट मैचिंग ऑफ द टू ट्रांजिस्टर्स। जो हमने डिफरेंशियल ट्रांजिस्टर बनाने के लिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए हैं, डिफरेंशियल एम्पलीफायर बनाने के लिए जो ट्रांजिस्टर हमने इस्तेमाल किए हैं वो प्रैक्टिकली मैच नहीं कर सकते। वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर होता है, चूँकि जब डोपिंग करते हैं तो फिर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो होती हैं, क्योंकि हम माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जाके जो एटम्स की तादाद है वो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो किसी में कुछ ज़्यादा है किसी में कुछ कम है। इस वजह से उसमें कुछ ना कुछ जो मिसमैच सेम नंबर सेम मैन्युफैक्चरर होने के बावजूद मौजूद रहते हैं। तो इस वजह से फिर क्या होता है कि बैलेंस्ड पावर सप्लाई होने के बावजूद द इनपुट टर्मिनल्स विच आर द बेस टर्मिनल्स ऑफ द ट्रू ट्रांजिस्टर्स, चूँकि बेस के थ्रू जो है वो इनपुट जा रही होती है, डू कंडक्ट स्मॉल डीसी करंट, तो उनके अंदर जो है कुछ ना कुछ डीसी करंट जो है वो मौजूद होती है ड्यू टू मिसमैच ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो इनके मिसमैच की वजह से हर ट्रांजिस्टर में कुछ बेस करंट जो है वो प्रोड्यूस होती है, जिसको हम IB1 कह देते हैं, IB2 कह देते हैं। तो द टू करंट्स व्हेन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज बैलेंस्ड एज शोन इन द फिगर, तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर दोनों करंट्स जो हैं वो दिखाई गई हैं। तो जो हमारा मैन्युफैक्चरर है वो इसकी एवरेज वैल्यू हमें बताता है कि इसकी एवरेज वैल्यू जो है वो करंट की वो हमारे पास ये होगी जब हम उसको ऑपरेट करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इन रियलिटी, तो उसकी वैल्यू जो हम इस फार्मूले से जो है वो निकाल सकते हैं। द टू बेस करंट्स आर नेवर सेम, हेंस मैन्युफैक्चरर स्पेसिफाई द एवरेज इनपुट बायस करंट, तो वो हमें उसकी वैल्यू जो है उसकी डाटा शीट के अंदर जो है वो प्रोवाइड करता है। तो अब हम बात करते हैं इनपुट ऑफसेट करंट की।
तो द डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड ऑफ IB1 IB2 इज कॉल्ड इनपुट ऑफसेट करंट एंड इज गिवन बाय, तो ये हमारी जो है ये वाली वैल्यू होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस करंट इज वेरी स्मॉल, ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनो एम्पेयर्स। तो इट इज measured under the condition that the input voltage to operation amplifier is 0. So if we supply equal DC currents to the two input terminals, output voltage of the op amp must be 0. तो उसका जो op amp है उसकी वैल्यू जो है वो 0 होगी अगर हम उसको एग्जैक्ट कंडीशन जो है वो देते हैं। तो if we supply equal DC currents to the two input terminals, inverting and non-inverting, आउटपुट वोल्टेज ऑफ द ऑप एम्प मस्ट बी 0। तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो 0 होना चाहिए फॉर स्मूथ रनिंग, बट प्रैक्टिकली देयर एग्जिस्ट सम वोल्टेज एट द आउटपुट टू मेक इट 0। तो इसको 0 करने के लिए द टू इनपुट करंट्स आर मेड टू डिफर बाय स्मॉल अमाउंट, तो उनमें कुछ फ़र्क रखा जाता है ताकि करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज वैल्यू है वो 0 हो सके। तो दिस डिफरेंस इज़ नथिंग बट द इनपुट ऑफसेट करंट। तो जो डिफरेंस रखा जाता है इसको जो है वो इनपुट ऑफसेट करंट का नाम देते हैं ताकि हमारे पास आउटपुट वोल्टेज जो है वो 0 आ जाए। तो उसके बाद फिर है आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो आइडियली व्हेन बोथ इनपुट ऑफ द ऑप एम्प आर एट ज़ीरो पोटेंशियल, जैसे कि हमने अभी शुरू में बात की है कि दोनों जो हैं वो ग्राउंडेड हों, आउटपुट मस्ट बी ज़ीरो, तो आउटपुट ज़ीरो होना चाहिए। बट बोथ इनपुट ऑफसेट वोल्टेज एंड बायस करंट कंट्रीब्यूट टू प्रोड्यूस आउटपुट वोल्टेज। अभी हमने जो प्रीवियसली पढ़े हैं और इनपुट ऑफसेट वोल्टेज और बायस करंट कंडीशन जो अभी हमने पढ़ी है, तो इसमें क्या होता है इन दोनों की वजह से जो है वो हमारी आउटपुट वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस होती है, जबकि हमने जो ज़ीरो इनपुट जो प्रोवाइड की होती है। दिस वोल्टेज एग्जिस्टिंग एट द आउटपुट व्हेन इनपुट्स आर ज़ीरो इज कॉल्ड आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो इसको हम नाम देते हैं आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो अब हम जो है वो एक कंपैरिजन करते हैं हमारा जो एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है और जो प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, जो कि एक आईसी होता है जिसको हम IC 741 के नाम से जानते हैं। तो एक टेबल के अंदर इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कंपेयर की गई हैं, उनको हम देखते हैं। तो इसमें देखें कि ये हमारे पास पैरामीटर बयान किया गया हुआ है, इसकी सिंबल जो है वो AOL है और आइडियली इसकी वैल्यू जो है वो इन्फिनिट होती है, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी वैल्यूज़ जो है वो 10⁵ जो है उसके टर्म्स में होती है। तो इसके बाद फिर हम देखते हैं आउटपुट इम्पिडेंस, उसको हम जी आउट से रिप्रेजेंट करते हैं। आइडियली इसकी वैल्यू 0 है, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू जो है IC 741 के लिए वो 75 है। इसी तरह इनपुट इम्पिडेंस की बात करते हैं, तो इनपुट इम्पिडेंस आइडियली 0 है और प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू जो 741 के लिए वो 2 मेगा ओहम है। इसी तरह आप जो है वो इनपुट ऑफसेट करंट को देख सकते हैं कि आइडियली इनकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली इनकी वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। और 741 के लिए जो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है उसकी वैल्यू जो है वो 2 मिली वोल्ट है। इसके बाद बैंडविड्थ है, तो बैंडविड्थ को हम BW से रिप्रेजेंट करते हैं और आइडियली इसकी वैल्यू जो है वो इन्फिनिट होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू जो 1 मेगाहर्ट्ज़ तक जो है वो होती है। इसके बाद फिर जो है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो है और ये एबिलिटी होती है कि कॉमन मोड में जब दोनों इनपुट्स के ऊपर जो सेम सिग्नल दिया जाए तो आउटपुट हमारी जो है वो 0 होनी चाहिए, यानी कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो जो है मैक्सिमम होनी चाहिए ताकि किसी भी किस्म का डिफरेंस जो एम्पलीफाई ना हो सके, तो वो इन्फिनिट होती है आइडियली, लेकिन प्रैक्टिकली उसकी वैल्यू जो 90 डेसिबल के राउंड अबाउट होती है। इसी तरह स्लीव रेट है कि जैसे ही हमारी आउटपुट करंट जो है इनपुट चेंज हो, फ़ौरन बाद जो है इनपुट फ़ौरन बाद जो आउटपुट भी चेंज हो, तो उसको हम स्लीव रेट कहते हैं। और ये वैल्यू आइडियल के लिए मैक्सिमम होती है, यानी कि इंस्टेंट होती है, जैसे ही इनपुट में चेंज आती है वैसे ही आउटपुट में चेंज आती है। लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो ये चेंज मौजूद होती है, यानी 0.5 वोल्ट जो है पर माइक्रो सेकंड के हिसाब से हमारी आउटपुट जो है वो डिले होकर आती है। इनपुट बायस करंट जो हमारी जो है वो आइडियली 0 है, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू जो है वो हमारी
80 नैनो एम्पेयर है। और पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशो जो है ये आइडियली जो है वो ज़ीरो है, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू जो है वो 30 माइक्रो वोल्ट्स है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने इनको जो है वो अब देख लिया होगा। तब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।